नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सो दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही छोटे लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, इतने बड़े लेक्चर भी नहीं कि आप लोग ना समझ पाओ। और ये उम्मीद करूंगा पूरी पूरी आप लोगों से कि आप कृपया सारे लेक्चर्स देखें और उनको ढंग से देखें, ठीक है ना। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, बिकॉज मैं क्वेश्चंस बहुत सारे करा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सही तरीके से इन क्वेश्चंस को सीख पाएं और समझ पाएं। हर एक क्वेश्चन को आपको मैं करवा रहा हूँ, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई क्वेश्चन में जाके तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। और वीडियो इतने छोटे हैं कि आप एक दो बार आराम से, 2 बार तो आराम से देख सकते हो अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है मन में। बस ये कि रिवीजन करते रहिए। तो ये मेरा आज तक का क्राइटेरिया है जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्वेश्चन भी कल हम लोगों ने किए थे। कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। अब मैंने कल आपको ये एक क्वेश्चन करने को दिया था। इसका मैंने आपको सॉल्यूशन पूछा था कि इसमें से क्या हो सकता है। आई होप आप लोगों ने इसको किया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको करके दिखा दे रहा। एक्चुअली ये आपके पास में एक दो चार्जेस मैंने आपको दे रखे थे। ठीक है, ये चार्ज नंबर ए था, सॉरी चार्ज नंबर प्लस क्यू है जो कि ए पॉइंट पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद में बी पॉइंट पे रखा हुआ है एक और चार्ज माइनस का क्यू। ठीक है ना। हमको पी चार्ज मतलब पी पॉइंट एक ऐसा तलाशना है जहां पर कोई चार्ज रखा हो और वो रिजल्टेंट बैलेंस कर दे, मतलब फोर्स को जीरो दे दे। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि कोई पी चार्ज है, पी पॉइंट पे कोई चार्ज है प्लस क्यू मान लेता हूं मैं, जो कहीं पे रखा हुआ है। सपोज मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये लेफ्ट साइड में मान लो, देखते हैं फोर्स जीरो आता नहीं आता। सो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये पी पॉइंट है जो जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। सो लेट पी, ये है पॉजिटिव चार्ज। मैं ऐसा इसको अज्यूम कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। लेट पी इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जस्ट होल्ड डाउन। ओके, तो यहाँ पर P जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बैलेंस कर रहा है इस पूरे को, है ना। बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज ए है, सपोज ए है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस चार्ज को बोलेगा कि ये नंबर वन चार्ज है, ये नंबर टू चार्ज भी ऐसा मान लेता हूँ। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये अपने पास बुलाएगा। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, नंबर वन चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू मैं F1 मान लेता हूँ जो कि पीछे की ओर लग रही है। और वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड लेना है बस केवल। अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन द सिमिलर वे F2 में यहाँ पे ले लेता हूँ। F2 मतलब कि ये दूसरे नंबर का चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसको दूर भेजेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, दोनों फोर्सेस निकाल लिए हमने, F1 भी निकल गया और F2 भी निकल गया। तो इसका जो F रिजल्टेंट होगा,
वो क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, क्योंकि F1 इधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा है। बड़ा कौन सा फोर्स है? बड़ा फोर्स है जो छोटी डिस्टेंस के साथ होगा, मतलब कि F2 बड़ा है। सो F2 माइनस F1 यहाँ पर रहेगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा इसका? माइनस का आई कैप। क्या आपको लगता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है? नहीं है, दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में तो नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में ये बिल्कुल नहीं रहेगा। चलो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि मिड पॉइंट में है, तो ये डिस्टेंस तो सेम हो गई। इसकी डिस्टेंस कितनी है? a/2। इसकी डिस्टेंस कितनी है? a/2। यहाँ पे कोई चार्ज रखा होगा, कुछ भी मान सकते हो आप, प्लस की मान लो। ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसको दूर भेजेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको पास बुलाएगा। तो दोनों फोर्सेस सम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस स्थिति में भी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं रहेगा। ऑप्शन बी भी गलत। क्या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा? चलो इसका ओवर एक बार पता लगा लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो चेक करते हैं। तो अगर मान लो ये यहाँ पर है दोनों ए और बी, और ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मान लो, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस क्यू है, ये रिपेल करेगा, सॉरी प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये रिपेल करेगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको इधर बुलाएगा, तब भी ये जीरो नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम है इन दोनों की। बट प्रॉब्लम ये है कि कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ कंपोनेंट जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, इसका यहाँ बनेगा कंपोनेंट, इसका यहाँ बनेगा, और इसके दो बनेंगे, तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को तो जीरो कर देगा। बट प्रॉब्लम ये कि ये दोनों कंपोनेंट जो है ना, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कभी भी फोर्स जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी हम नहीं रख सकते, इसलिए ऑप्शन भी गलत। इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। आई होप आप इस सवाल को समझे होंगे, ठीक है ना। हमको ये देखना है कि उस चार्ज को कहाँ रखा जाए कि भैया फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स जीरो आए। तो तीनों ऑप्शन चेक कर लिए मैंने, पहला ऑप्शन चेक कर लिया, दूसरा ऑप्शन चेक कर लिया, तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लिया। मैंने उल्टे चेक किए, पहले सी किया, फिर बी किया, फिर ए किया। बट बात वही है कि कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है इन तीनों ऑप्शन में जहाँ पे रखने से हम चार्ज मतलब फोर्स को, रिजल्टेंट फोर्स को जीरो ला सकें। अब हमारे पास दूसरा जो है क्या बोलते हैं फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ लो ध्यान से, इस चीज को समझना ध्यान से, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने देख लिया सारा, अब कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। अब चार्जेस एक एक करके वन बाय वन नहीं रहेंगे। अब चार्जेस जो है ना वो एक कंप्लीट लेंथ में, कंप्लीट सरफेस के ऊपर, या फिर कंप्लीट वॉल्यूम में ये चार्जेस यहाँ पर रहने वाले हैं। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपने पढ़ा। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा उपयोग करेंगे। लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझाता हूँ मैं आपको। अभी आप क्या देख रहे हो कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो या फोर्स निकालते हो, तो आप वो डिस्टेंस काम में ले रहे हो जहां से, जहां पे चार्ज रखा हुआ है और जहां पे आपको ऑब्जर्व करना है। मतलब टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, क्योंकि आप खड़े ही टेस्ट चार्ज के ऊपर हो या फिर सोर्स चार्ज के ऊपर हो, तो डिस्टेंस नाम में कोई दिक्कत नहीं है। अब लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है आप खड़े कहीं और हो,
सोर्स चार्ज कहीं और रखा है और टेस्ट चार्ज कहीं और रखा है। तो अब यहाँ पे एक प्रकार की डिस्टेंस नहीं है, यहाँ 3 प्रकार की डिस्टेंस आपको मिलेगी, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वो वाले सवाल भी हम लोग करेंगे। बट आपके कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक साथ चार्जेस को नहीं मानना है, उनको स्ट्रिप काटनी पड़ेगी, छोटे छोटे चार्ज के टुकड़े लेने पड़ेंगे और उन छोटे छोटे चार्ज के टुकड़ों की वजह से हम बाकी के ऊपर जो है फोर्स निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप जब कभी मार्केट में चावल लेने जाते हो तो क्या आप सारे चावल चेक करते हो? क्या नहीं करते हो, केवल चावल का एक टुकड़ा चेक करते हो। वो टुकड़ा जैसे वर्क करता है, आप सोचते हो कि सारे चावल वैसे के वैसे ही होने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, एन नंबर ऑफ चार्ज होते हैं। आप एक एक का टेस्ट नहीं कर सकते, आप काउंट ही नहीं कर सकते उन चार्जेस को कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ तो आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, तो आप लोगों ने एक एक चार्ज को उठा उठा के देख लिया, एक एक चार्ज का इफेक्ट आपने देख लिया, यूनिकली, इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली। बट अब आप नहीं देख पाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आप कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रिप काटेंगे। तो एक स्ट्रिप के अंदर एक छोटा सा एरिया, छोटा सा वॉल्यूम या छोटा सा लाइन आपको लेना है, उसका इफेक्ट आपको टेस्ट चार्ज के ऊपर देखना है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे फोर्स हो, चाहे पोटेंशियल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से होता है या ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। फोर्स हमेशा दो चार्जेस में होता है, या तो जो चार्ज फोर्स लगाता है वो सोर्स चार्ज है, जो फोर्स को फील करता है वो टेस्ट चार्ज है। तो वहां पे दो चार्ज का होना बहुत जरूरी है, दो तरह के चार्ज का, दो चार्ज का नहीं, दो तरह के चार्ज का। क्योंकि दो चार्जेस तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि दो या कि दो के इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं, तो उनकी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। पोटेंशियल निकालने के लिए भी एक ही चार्ज या एक प्रकार के चार्ज होते हैं जो अपना पोटेंशियल दिखाते हैं, शक्ति दर्शाते हैं कि हमारे अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उनका पोटेंशियल है। तो उसमें भी एक तरह के चार्ज होते हैं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करने वाले हैं। और इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रिप काटना, स्ट्रिप काटने के साथ उनको इंटीग्रेट करना, क्योंकि आपको एक छोटे से एरिया का तो निकालना है, आपको तो बेसिकली कंप्लीट रीजन का निकालना है, इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बचपन में आप लोग सीखते हो, जब भी कोई डिस्क्रीट चीजों को ऐड करना हो तो समेशन लगाते हैं। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल था क्या जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक? ये समेशन ही तो था। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने समेशन कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगा के फोर्सेस को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दिया, जस्ट लाइक दिस। अब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज है, और कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज में हमेशा ऑलवेज इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आप क्या करें, इंटीग्रेट करें ऐड करने के लिए। समझ जाएगी बात? चलिए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग दे लीजिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाथ बढ़िया बनाया ना मैंने। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। खैर डेंसिटी निकालनी पड़ती है हमको, मैंने आपको पहले बोला है, एक साथ तो हम स्टडी करेंगे नहीं, इसलिए हमको एक टुकड़ा लेना पड़ेगा, वो टुकड़ा डेंसिटी कहलाती है, लाइन चार्ज।
होगा। इफ द चार्ज इज स्प्रेड आउट, if the charge is are spread out along a line, then charge per unit length, then charge per unit length is called the charge density. डेंसिटी तो ऐसी होगी यूनिट लेंथ में, यूनिट सरफेस में, यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो जो भी आपको डेंसिटी निकालनी है उसका यूनिट ले लो बस। यूनिट मतलब इकाई, इकाई मतलब एक नहीं होता है। आप लोग ऐसे मत समझना कि इकाई मतलब एक होता है। इकाई मतलब सबसे छोटी क्वांटिटीज जिसके बार बार रिपीटेशन से वो पूरा सिस्टम बन जाता है, बड़ा हो जाता है। अब जैसे मान लो कि मैं तुमको बोल दूं कि यार, जैसे मैं सुबोध कॉलेज में पढ़ाता हूँ सपोज, तो एस एस जैन सुबोध पीजी कॉलेज जो है कोई एक कॉलेज नहीं है, वो एक पूरी यूनिटी है, एक पूरा ग्रुप है। उसके अंदर 50-60 कॉलेज आते हैं सपोज, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो वो एक सुबोध पूरा ग्रुप हो गया। बट वो ग्रुप बना कैसे, एक एक कॉलेज को मिला के बनाए, एक एक यूनिट को मिला के बनाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उस यूनिट का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर क्यूब है या 1 मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम उसका 1 मीटर क्यूब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक यूनिट है, इकाई है, उसके बाद में उसके मल्टीपल में वो चीज़ है। जैसे मान लो शेयर मार्केट आप लोग बहुत जानते हो, ठीक है ना। शेयर मार्केट में जो शेयर होता है, क्या सभी शेयर्स की वैल्यू सेम होती है? रिलायंस का 1200 रुपये का शेयर मान लो, अंबानी का, उसी समय यस बैंक का 100 रुपये का शेयर है। तो क्या हम तुलना कर सकते हैं क्या कि जो यूनिट होती है वो 100 रुपये की या 1200? नहीं, डिपेंड कर रही है। बट हाँ ये है कि उस 1200 के बार बार मल्टीपल कर दोगे तो एक रिलायंस कंपनी खड़ी हो जाएगी, या फिर 100 रुपए के बार बार मल्टीपल करोगे तो एक यस यस ग्रुप बन जाएगा, यस कंपनी बन जाएगी। तो वो यूनिट कहलाती है। तो यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा, बस वो यूनिट होता है। तो जब हमको यूनिट देखना है तो लेफ्ट तो चार्जेस इन द यूनिट लेंथ, तो डीएल मैंने एक यूनिट लेंथ ले ली, एल मान लेते हैं हम लोग टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ के अंदर क्यू चार्जेस है। जैसे मान लो ये कोई लाइन जा रही है, इस लाइन के अंदर बहुत सारे चार्जेस है, एन नंबर ऑफ चार्जेस। अब इन एन नंबर ऑफ चार्जेस में मैं कोई भी यूनिट बनाता हूँ मेरे हिसाब से, छोटी बड़ी यूनिट, केवल 1 सेंटीमीटर को यूनिट बोलेंगे, 1 मीटर को यूनिट बोलेंगे, ना ना ना। हम कोई भी एक लेंथ ले लेते हैं, ये लेंथ मान लो डी एल है। अब इस लेंथ की बार बार रिपीटेशन से आपके पास में क्या बन रहा है, एक पूरी लाइन बन रही है ना। और इस डी एल लेंथ में कितने चार्जेस है, डी क्यू चार्जेस है, तो बस लेंथ बराबर है। अब अगर मुझे इन पूरे चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो मैं सबको एक साथ नहीं निकाल सकता। मैं कोई भी एक यूनिट ले लूँगा और उस यूनिट की वजह से, उस यूनिट की वजह से, उन यूनिट चार्जेस की वजह से मैं किसी भी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो मान लीजिए यूनिट चार्ज जहाँ पर है वहाँ से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट आपका रखा हुआ, ये इटैलिक आर है ना, इटैलिक आर है, ओके समझना इस चीज़ को, ये इटैलिक आर है। तो खैर मैं लोकलाइज्ड आपको समझाना था, तो हम थोड़ा मैं लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझा देता हूँ। तो क्या समझा था, लोकलाइज्ड समझो आप। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ओरिजिन है जहाँ आप खड़े हो, यहाँ से आप लोग हर चीज़ को देख रहे हो, यहाँ से आप लोग मेजर कर रहे हो कि यार कोई चीज़ कहाँ है, मतलब आप खड़े हो यहाँ पे, और यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो बेटा कि यहाँ पर वॉल्यूम चार्जेस हैं, या फिर सरफेस चार्जेस है, या फिर लाइन चार्जेस, कुछ भी हो सकता है। मैंने बना दिया एक डब्बा,
इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम है ये, इसका मतलब कुछ भी, एनी काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सवाल ले लो। तो ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जहां पे आपको फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पॉइंट है बी पॉइंट। अब देखना, जहां आप खड़े हो वहां से, अब जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली बात है वो अपने अंदर से फील्ड जनरेट करेगा, वो फोर्स लगा सकता है, उसके पास पोटेंशियल है, क्योंकि वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं इसको सोर्स बोल देता हूँ, सोर्स चार्जेस बोल दो या सोर्स बोल दो। तो यूजुअली जहां पे सोर्स रखा होता है ना, वहां पर हम लोग नॉर्मली ग्रिफिथ के नोटेशन के अकॉर्डिंगली प्राइम ले लेंगे। ग्रिफिथ में यूजुअली उस जगह को प्राइम बोलते हैं, तो मैं उस डिस्टेंस को आर प्राइम बोलता हूँ। जहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या फिर कहीं पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, मे भी यहाँ कोई चार्ज रखा नहीं है, ये खाली पॉइंट है, मैं यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो जहां ऑब्जर्व करना है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ना, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और नॉर्मली विदाउट एनी नोटेशन, विदाउट एनी प्राइम, अनप्राइम नोटेशन बोलते हैं इसको, तो अनप्राइम मान लो आर है, और इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये मैं इटैलिक आर बोल देता हूँ। ये सबसे खास है बेटा, सबसे खास इसलिए क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, जब आप फोर्स निकालते हो, तो यही इटैलिक आर काम में आनी है। कंफ्यूज मत होना आप लोग बच्चे, कभी कभी ये वाला आर यूज में लेते हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप जहां खड़े हो वहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस नहीं देखनी होती है, जो फोर्स लगा रहा है या जो सोर्स है या जहां चार्ज है, उस चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस देखनी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के फॉर्मूले में यही डिस्टेंस काम में आती है, इसका विशेष ध्यान रखना। ये वेक्टर का बहुत बड़ा लोचा है, अगर आपने इसको ध्यान नहीं रखा तो आप फंस जाओगे। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इटैलिक आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और नॉर्मली अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वेक्टर के रूल काम में लेने पड़ते हैं। वेक्टर के रूल ये बात बोलते हैं, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक उनके ऑपोजिट जा रहा है, तो दोनों का जो एडिशन है, जो सेम डायरेक्शन में है, वो जो ऑपोजिट जा रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, आर माइनस आर वेक्टर। तो अगर मैं इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, तो एक छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के और डी क्यू चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और इस तरह से डायरेक्शन भी रेडियल डायरेक्शन मतलब आर के भी होगी। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में देखना चाहते हो, आप वेक्टर की फॉर्म में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये थीटा एंगल पे है तो थीटा एंगल पे भी आप ऐसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, उसका ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, आपको पता ही है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर, क्योंकि दोनों में माइनस है बीच में, इसलिए माइनस का आएगा 2r आर प्राइम, और दोनों के बीच का एंगल मतलब आर आर प्राइम के बीच के एंगल का कोसाइन लेना है आपको। तो ये मैं आर इस तरह से मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। अब क्योंकि डी क्यू जो चार्ज है ना, वो डी क्यू चार्ज बेसिकली ऐसे नहीं लिख सकते हम, हमको डी क्यू चार्ज पता ही नहीं ना, हमको तो केवल डेंसिटी पता है, तो हम लेमडा डी एल इसको लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो हम ये बात यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं कंप्लीट, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है बेटा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, क्योंकि आप तो यहाँ खड़े हो, आपको तो ये बात पता है ना कि मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पे अनप्राइम पे निकालना है। फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा के जो भी है, और डी क्यू का लेमडा आप लोग, तो लेमडा कहाँ रखा हुआ है बेटा, उसकी लोकेशन क्या है, आर प्राइम। क्योंकि वो आप यहाँ खड़े तो आप ये देख रहे हो ना कि यार मेरा जो सोर्स चार्ज है, मेरी जो डेंसिटी है वो कहाँ है, आर प्राइम नोटेशन पे है, और डी एल तो खैर है ही, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे वो डिस्टेंस आती है जो सोर्स और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की होती है, तो वो डिस्टेंस तो खैर आर है, तो आर स्क्वायर और इनके बीच का आर के, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम में लेना है, और इस तरीके से
क्या बोलते हैं, हम ये बात बोल सकते हैं कि हाँ इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकलता है। हाँ पर याद रखना डेंसिटी की फॉर्म में निकलेगा, फिर बाद में उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, धीरे धीरे आप ये सवाल समझ जाओगे। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल करने आपको आने चाहिए, मैं आपको सब सिखाऊंगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, तो धीरे धीरे आप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख जाएंगे। अब लाइन चार्ज आपने सीख लिया, अब इसके बाद में सरफेस चार्ज की बारी आती है। इन द सेम वे वॉल्यूम चार्ज की बारी आएगी। ठीक है, तो किस तरह से तीन तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाता हूँ। पहले हेडिंग दो सरफेस चार्ज डेंसिटी। नंबर 2 लिखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, लिखो इफ चार्ज स्प्रेड ओवर अ सरफेस, if charges are spread over a surface with charge per unit area with charge per unit area sigma, then surface charge डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, अगर मान लो उसमें डी क्यू चार्ज है, छोटी सी सरफेस है, मान लो सरफेस डी ए मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो बस, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर मुझे उस डी क्यू निकालना हो तो मैं सिग्मा डी ए कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक, जैसे मान लो ये पूरी सरफेस है, अब इस सरफेस में बहुत सारे चार्जेस हैं, पर मैं सबकी वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकता एक साथ, तो मैं एक छोटा सा सरफेस ले लेता हूँ और इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो ये मान लो डी क्यू चार्ज भरे पड़े हैं इसके अंदर, और इसका जो एरिया है वो डी ए एरिया है, तो मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकाल सकता हूँ ना। मान लो ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि छोटे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसको हम के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के बोल सकते हैं, या फिर के सिग्मा डी ए भी लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर आर के, या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो एट द डिस्टेंस आर। आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से आर डिस्टेंस पर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इतना याद रखो। और के सिग्मा कहाँ है, जो कि आर प्राइम नोटेशन पर है, डी ए अपॉन ये डिस्टेंस आर स्क्वायर, दैट्स इट। ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लो। नंबर तीसरा, in the same way bro, if the charges are spread out if the charges are spread out
or a volume with charge per unit volume. With a charge per unit volume called volume charge density. कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंपल। तो रो हमारे पास कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी, और इस हिसाब से अगर मैं डी क्यू निकालना चाहूँ तो रो डी वी हो जाएगा इन द सेम वे। बस ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम आपको 3D में लेना पड़ेगा। ये कोई 3D में वॉल्यूम है, यहाँ से मान लीजिए कि हार्ड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, बस वही सब चीज़ें हैं। तो उसकी से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो एट द डिस्टेंस आर इन द सेम वे। इंटीग्रेशन के रो आ जाएगा विच इज एज द आर प्राइम डिस्टेंस, या डी वी आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, और आर केप तो खैर आप लगा लेना, आर केप लगाने में कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी समझ सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा भ्रम बच्चों के अंदर एक होता है, वो भ्रम ये होता है कि अगर वॉल्यूम में जितने चार्जेस हैं, सॉरी लाइन में जितने चार्जेस हैं सरफेस में उससे ज़्यादा होंगे और वॉल्यूम उससे कम होंगे, बट नहीं, चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस भले ही बढ़ जाए बट डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता। टोटल चार्ज डेंस मतलब डेंसिटी और चार्ज मिला के कंपनसेट होता है। तो एक बड़ा भ्रम जो है आप अपने अंदर से निकाल दीजिएगा, जो मैं आपको लिखाने वाला हूँ, कि टोटल चार्जेस जो होंगे वो सेम रहते हैं, चाहे आप वॉल्यूम में रहो चाहे सब, क्योंकि आप अगर लाइन से सरफेस में जाओगे तो उसी ऑर्डर में उसी मल्टीपल में चार्जेस बढ़ जाएंगे, और अगर वॉल्यूम से लाइन में जाओगे तो भी वो चार्ज घट जाएंगे, वो तो अलग अलग बातें हैं। तो एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि समेशन ऑफ क्यू आई is approximately equal to lambda dl, which is approximately equal to sigma dA approximately equal to rho dV। तो ये याद रखना आप हमेशा कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डेंसिटी के साथ अगर में है तो फिर तो सेम ही रहेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम में, सरफेस में या फिर लाइन में, इसमें ऐसा कोई खास फर्क आएगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पहले समझेंगे कि वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। मैं आपको अलग अलग धीरे धीरे इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा, फिर थोड़े से लेंथी प्रॉब्लम्स तक आपको लेके जाऊंगा, थोड़ा इस चीज़ का समझना, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में भी शायद आपको डायरेक्टली याद करनी पड़े, तो वो याद भी कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, डायरेक्टली ही सॉल्व करनी पड़ जाती है, ठीक है। चलें आगे। चलो हेडिंग दो, सॉरी हेडिंग, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखाऊं कि हेडिंग दिलाऊं, जो भी करो, पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही तो है। सीखना है पहले आपको इन प्रॉब्लम से, कि आपको सीखने में आ जाएगा कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो लिखो नंबर 1 हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे इजी तो यही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सबसे इजी है ये। अरे मतलब कहने का ये, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, सेज प्लस क्यू। अब इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी डिस्टेंस आर पे, जो कि पी पॉइंट है। तो कैसे निकालोगे? और यहीं पे आप खड़े हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कोई अलग तो है नहीं, तो ये डिस्टेंस काम में लेनी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटवर्ड होता है, सॉरी रेडियल डायरेक्शन होता है, मतलब आर की दिशा में ये होने वाला है। तो ये तो पॉइंट चार्ज का सिंपल सा होगा। चलो, है ना आसान सबसे इजी क्वेश्चन। कोई बात नहीं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको समझना ध्यान से ना, समझाते हैं। एक रॉड है, अब इसमें मैं अलग अलग केस बनाऊंगा, देखना। केस नंबर 1 समझना ध्यान से। एक रोड है, रोड पहले तो ये डिसाइड करो ये कौन सी बॉडी है, सरफेस बॉडी है, लाइन बॉडी है। तो नॉर्मली रोड एक लाइन बॉडी होती है, इसमें कोई सरफेस का रोड नहीं है। ये जो पेन आपको दिख रहा है ये भी एक रोड है। ये क्या है? ये लाइन है, इसकी विड्थ बहुत कम है, नेग्लिजिबल विड्थ अगर है तो केवल इसके पास में लेंथ है। लेंथ है इसका मतलब इसके पास केवल लाइन है। सबसे पहले ये डिसाइड करना है। ये समझ आ गया कि रोड लाइन होती है। कॉन्सेप्ट याद रखना कि रोड एक लाइन होती है, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी का रोल प्ले होने वाला है, ठीक है ना। इस पूरी रोड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, ये बात हम मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है बेटा, हमको ना इस रोड से एक्सियल पॉइंट, कोई पी पॉइंट है एक्सियल, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये मैंने पहला इसलिए लिखा बिकॉज मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है। हो सकता है शायद ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ हो तो उसका एनालिसिस अलग तरीके से करें, बट हाँ, मान लो रोड से किसी एक एंड से एक कोई पॉइंट रखा हुआ है, वो ए डिस्टेंस पर है रोड के किसी एक एंड से। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब ये क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। क्या है ये? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब ध्यान से, मैं इस रोड के अंदर उपस्थित सारे चार्जेस की वजह से एक साथ नहीं निकाल सकता इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रोड की लेंथ आपको दे रखी, मान लो एल है। तो बेटा अब आपको क्या करना है समझना, आपको इस रोड में से स्ट्रिप काटनी पड़ेगी। एक स्ट्रिप मतलब कि एक छोटा टुकड़ा लेना पड़ेगा लेंथ का, और वो आपको बताएगा कि इस टुकड़े की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस पी पॉइंट पर। मैं कहीं पर भी अपनी मर्जी के हिसाब से एक छोटा टुकड़ा काट लेता हूँ। इस छोटे टुकड़े की जो लेंथ है, मान लो इस टुकड़े से यहाँ तक की लेंथ x है, तो इस टुकड़े की अलग अलग पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसकी वो dx है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो dx विड्थ का एक टुकड़ा आपने काट लिया, और इसके अंदर जो सर्फ चार्जेस रखे हुए हैं वो dq हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। ये सारे चार्जेस तो q हैं, बट इस टुकड़े के अंदर कितने चार्जेस हैं, इस स्ट्रिप के अंदर कितने चार्जेस हैं, dq। तो ये चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस हुआ। तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रखा हुआ है, इस छोटे से चार्ज पर। तो पहले इस छोटे से चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज कितना है, मान लो रोड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, मैं इसको कैपिटल क्यू बोल देता हूँ रोड के ऊपर, और टोटल लेंथ कितनी है, एल है। तो डेंसिटी सेम रहती है बेटा हमेशा, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, जो डेंसिटी होगी वही डेंसिटी आपकी उस छोटे से पॉइंट पे होगी, मतलब छोटे से चार्ज और छोटे से डिस्टेंस पे होगी। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम्हें समझाते हैं।
मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर में 20 आदमी खड़े हुए हैं, तो डेंसिटी कितनी हो गई? 20/10, मतलब 2 आदमी पर सेंटीमीटर। अब ये अगर तुम बोलो कि मैं इसमें एक यूनिट लूंगा, यूनिट मतलब कि अब आप लोगों ने केवल 4 सेंटीमीटर का एक यूनिट ले लिया, तो 4 सेंटीमीटर में कितने आदमी होंगे? 2 ही तो आदमी होंगे, तो डेंसिटी तो सेम ही रही ना, 4/2, सॉरी 8 आदमी होंगे, ठीक है, तो 8/4 तो 2 ही आदमी, तो डेंसिटी तो सेम रहती है, चाहे आप छोटी चीज लो या बड़ी लो, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज का? तो इसीलिए डेंसिटी सेम ही रहती है, लेमडा बराबर Q/L हो, मतलब dQ/dx हो, इस तरीके से वो काम सही रहेगा। ये बात तो चलो ठीक है इसमें, अब आगे बढ़े। ओके, तो छोटे से चार्ज, हमको डेंसिटी पता है तो हम इसको लेमडा dx लिख सकते हैं dq बराबर, तो इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो dq एक छोटा चार्ज है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा कि dq/, अब ये x डिस्टेंस पर है ना dq चार्ज, ये यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो ये x कैप डायरेक्शन, के डायरेक्शन ऑफ x कैप वही है जो a कैप है या जो l कैप है, क्योंकि वो प्लस i कैप में जा रहा है ना, इसलिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप। अब ये देखो, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो भैया x तो वेरी कर रहा है ना, अरे समझ रहे हो, ये चार्ज यहाँ भी है, अरे ये क्या हो गया, हाईलाइट इरेजर, इरेजर काम नहीं है, कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं दोबारा। तो मैं ये समझा रहा था आपको कि ये चार्ज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, हर जगह ना वो चार्ज, ठीक है, तो वो चार्जेस यहाँ से यहाँ तक हम वेरी करवा दें ना, यहाँ से यहाँ तक वेरी करवा दें इसको, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो हमने x डिस्टेंस को वेरी करवा दिया, मतलब यहाँ पर, यहाँ से x डिस्टेंस कितनी है, फिर यहाँ से यहाँ 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 वेरी करवा देते, चलो ठीक है, करवा के देखते हैं। तो जब मैं ये वेरी करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, मतलब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये फैसला आप लोगों को करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग फैसला, चलो करके देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है ना, सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, a, तो ए से लेके अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आगे बढ़ेगा और यहाँ तक आपको लगाना है एंड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a प्लस एल, क्योंकि एल डिस्टेंस आपने क्रॉस कर ली, तो ये a प्लस एल आपने क्रॉस कर ली, a प्लस एल, तो ये आपका हो गया वेरिएशन। जरा सोल्व करना, कि लेमडा बाहर आ जाएगा 1/x³ पावर जो है माइनस माइनस प्लस प्लस टी, तो ये हो जाएगा -1/x। इंटीग्रेट करना तो आता ही होगा यार, खैर आपको नहीं आता तो देख लो, x⁻² dx अगर आप करना है तो वो सिंपल होता है, पावर एक बढ़ जाती है और वही नीचे जाती है, एक बढ़ जाती है और वही पावर नीचे पहुंच जाती है, तो x⁻−1/−1, तो इसका मतलब -1/x, सिंपल। तो इस चीज में क्या हो जाएगा हमारे पास कि लैम्डा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस 1/, सिंपल है। इसको एलसीएम वगैरह ले लो, डायरेक्शन तो इसका वही रहेगा, देखो जो इधर लेंथ का डायरेक्शन है, तो जो भी आपको लेना है क्या ले लो, एल कैप और एक्स कैप वो एक ही डायरेक्शन, तो एल कैप ले लो या ए कैप ले लो, वो एक ही डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन होगी ना,
तो उसका कोई लफड़ा नहीं है, वो आप लोग ले लेना। के एल, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर माइनस का ए प्लस एल, ए से ए कट जाएगा, ए मल्टीप्लाई विद द एल प्लस ए। ये आपका आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ लेमडा। अब आप चाहो तो लेमडा की जगह पुट कर दो क्यू अपॉन एल, तो इन टर्म्स ऑफ क्यू भी आ जाएगा। सो क्यू अपॉन एल पुट कर दी, एल अपॉन ए, एल प्लस ए, एल से एल, तो ये आ गया क्यू की टर्म्स का आंसर। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो लेमडा की टर्म्स में भी लिया है हम लोग आंसर को, और क्यू की टर्म्स में भी लिया है। तो इस तरीके से जो टर्म्स में आपको आंसर पूछा हो, इस तरीके से आपको आंसर निकाल के लेके आना है। ठीक है, अगर इस रिजल्ट को याद रख पाओ तो ठीक है, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है। रोड के एक्सिस पर अगर कोई चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है ए डिस्टेंस पर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखने की जरूरत नहीं, बट याद रख पाओ तो ये एक एप्लीकेशन तो याद होना चाहिए। दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए। चलिए, अब मैं इसका दूसरा केस ले रहा हूँ, केस नंबर 2। अब मैं इसके एक्सियल एक्सिस पर नहीं, इसके बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलरली पॉइंट को एक बार चेक करना चाहता हूँ। परपेंडिकुलर पॉइंट को चेक करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा वेक्टर का लफड़ा पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपली निकलेगा नहीं। ठीक है, देखो समझाते हैं कैसे, समझाते हैं कैसे इसको। आपकी बार केस नंबर 2 ये है कि ये आपका रोड है और यहाँ पे आपका पॉइंट रखा हुआ है। समझ में आई बात? ये एल लेंथ का है रोड, और इसके सेंटर से मान लीजिए, मैं सेंटर से निकालना चाह रहा हूँ एक बार, इतना ध्यान देना। तो सेंटर से मान लें ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है पॉइंट। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा मुझे टेढ़ा बनाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। मैं ये रोड को ऐसे बना दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए मैंने इसको थोड़ा खड़ा कर दिया, और मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, ये सेंटर है। अब इस सेंटर से ये पॉइंट जो है ये ए डिस्टेंस पर है। ध्यान देना बच्चों, ये ओ है। अब मैं स्ट्रिप काटूंगा यहाँ पे ना, तो इसी स्ट्रिप लेना पड़ेगा मुझे, उसी बात है। तो वो स्ट्रिप में यहाँ पे ले लेता हूँ। इस स्ट्रिप की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्जेस है, इसलिए पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बाहर की तरफ डायरेक्शन निकलेगा। तो मैं ये जो स्ट्रिप है कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मान रहा हूँ, उसका कारण क्या है कि वेरी कौन करेगा बेटा? ये स्ट्रिप वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी? मतलब एक्स वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा। एक्स कैसे वेरी करेगा समझाते हैं। क्योंकि एक्स आपका पहले यहाँ है, स्ट्रिप आपकी यहाँ पर है, फिर ये स्ट्रिप यहाँ 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 यहाँ, तो वेरी कौन करेगा? एक्स वेरी करेगा। ठीक है, पर एक डिस्टेंस तो आपको माननी पड़ेगी ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां से वहां तक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो मान लो ये इसकी वजह से इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ होगा डी। तो बेटा मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये डिस्टेंस मुझे कोई माननी पड़ेगी, तो ये मैं मान लेता हूँ कि आर डिस्टेंस है। समझना इस चीज को ना, ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो स्ट्रिप है ये थीटा एंगल पे यहाँ रखी हुई है। ये थोड़ी बात है कि ये थीटा केवल यहीं पे आपको लेना है, स्ट्रिप तो कहीं भी हो सकती है।
ये स्ट्रिप हमको थीटा के हिसाब से वेरी करवानी पड़ेगी। वो स्ट्रिप सबसे पहले यहाँ पे होगी जो कि इस वाले पॉइंट से किसी एंगल पर है, और वो स्ट्रिप यहाँ तक होगी जो कि इस वाले पॉइंट से यहाँ तक है। इसका मतलब ये है कि अब मैं थीटा वेरी करवाऊंगा। क्या कराऊंगा वेरी? थीटा। एक्स तो वेरी कर ही रहा है परपेंडिकुलरली, बट अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है बेटा, तो स्ट्रिप तो यहाँ से शुरू है और स्ट्रिप कहाँ तक खत्म है? यहाँ तक खत्म है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो थीटा वन एंगल होगा, और ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा टू है। तो आपको जो गिवन है वो थीटा वन थीटा टू गिवन है कि थीटा वन से और थीटा टू तक जो है स्ट्रिप है कटी हुई है, मतलब इसका जो लेंथ है वो थीटा वन से थीटा टू पॉइंट तक है। तो हमारा आंसर थीटा वन से थीटा टू तक के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलो इसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो मान लो कि हम कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। ये थोड़ा सा डी मेरा टेढ़ा बन गया, मैं आपको डी को समझा दूं कि अब डी के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे हमको। तो डी के कंपोनेंट निकालने के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये थीटा एंगल, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। समझ रहे हो? तो इसके दो कंपोनेंट निकल गए। अब ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रिप ऊपर है वही स्ट्रिप सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर भी होगी, और ऐसा हर डिस्टेंस के साथ होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये स्ट्रिप का ये एंगल होगा, और ये एंगल की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये स्ट्रिप का ये सेम एंगल पे अगर हम स्ट्रिप ले लें तो उसका जो डी है वो यहाँ होगा, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यहाँ ऊपर होगा और एक यहाँ होगा। तो डी ई साइन थीटा तो वैसे भी आपका जीरो आ रहा है। बट रुको, इसके दो तरीके हैं। अगर मैं दोनों ओर स्ट्रिप मानूंगा ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज जाओगे। तो मैं एक ही तरफ स्ट्रिप मान रहा हूँ, इस दूसरी तरफ के स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट आपको फिर कभी समझाएंगे बाद में। अभी आप केवल एक ही तरह की स्ट्रिप काट लो, उसी को वेरी करवा दो, वही काफ़ी है। वरना मुझे आधा वेरी करवाना पड़ेगा। आधा वेरी का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रिप वेरी करानी पड़ेगी मुझे 0 डिग्री एंगल से थीटा वन तक, और दूसरी स्ट्रिप वेरी करेगी थीटा टू से 0 तक। तो वो लफड़ा पड़ जाएगा दो लिमिट लगाने में। इससे अच्छा है कि एक ही लिमिट लगाओ और एक ही तरह से काम करो आप लोग। ठीक है ना? ये स्ट्रिप मैं हटाता हूँ एक बार के लिए ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हटाते हैं, जैसे एक स्ट्रिप काटो आप, वरना दोनों स्ट्रिप्स वेरी करानी पड़ेगी मुझे। समझ रहे हो आप? दो स्ट्रिप काटते, एक स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी और एक यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी, वो बात की बात है। चलिए एक ही स्ट्रिप निकाल लेते हैं। तो इस स्ट्रिप की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आने वाला है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दो दिशाओं में हमको मिल गया। एक तो डी ई कोस थीटा जो कि आई केप में है, और दूसरा है डी ई साइन थीटा जो कि जे केप में है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी ई तो खैर मैग्नीट्यूड है, वो तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप, और तो क्या डायरेक्शन नहीं देना, वो तो मैग्नीट्यूड देना। उसको तो अपन ने एक्स और वाई में निकाल लेना अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा वेरी करवा देंगे। और अब प्रॉब्लम ये कि थीटा को वेरी करवाना है, और आर की टर्म्स में। अब डी क्यू तो खैर आपके पास में कितना हो गया, डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स, क्योंकि आपने इसको डी एक्स माना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे डी एक्स माना है ना। तो डी क्यू लेमडा डी एक्स। अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा ना, एक्स को और आर को, क्योंकि एक्स आर सब मन से माने हैं आपने। जो दे रखा है वो थीटा है, तो सबको थीटा में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सर? चलो ट्राइंगल रूल लेना पड़ेगा काम। ये थीटा है तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ध्यान देना, दिख रहा है ट्राइंगल। इसमें 90 डिग्री का ये है। तो इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोस थीटा कितना होगा, तो तुम इजीली बोल दोगे आर अपॉन आर होगा, क्योंकि लाल बटा कका से कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है।
आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो ये तुम्हारा आधार है, ये तुम्हारा कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण तुमको मिल गया होगा ये इस ट्रायंगल में। तो इससे आर निकल जाएगा, आर सॉरी ये ए है, आर नहीं है, सॉरी दिस इज नॉट आर, दिस इज ए, सो दिस इज ए, सो ये हो जाएगा ए अपॉन कोस, कोस मतलब सेक थीटा। तो आर को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया थीटा में, अब जरा एक्स को भी कन्वर्ट कर दें। अब अगर मैं इसी ट्राइंगल में टेन थीटा लेता हूँ मान लो, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब मतलब एक्स और कर्ण मतलब आधार मतलब ए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए टेन थीटा। तो मैंने x को भी कन्वर्ट कर दिया, तो x को कन्वर्ट कर दिया, r को कन्वर्ट कर दिया, हमको तो dx चाहिए ना, तो dx बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये दो वैल्यूज हमको मिल गई, r की और d की। तो इससे मेरा डी वेक्टर अगर निकालूँ मैं, तो उसमें डी आ रहा, डी मतलब के डी क्यू मतलब कितना हो गया लेमडा डी एक्स मतलब कितना हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो डी का वैल्यू पुट कर दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ आई के, फिर माइनस, फिर डी का वैल्यू पुट करो, अरे कोस थीटा का भूल ही गया मैं, जल्दीबाजी में कोस थीटा लिखा ही नहीं, ये तो केवल डी ही लिखा है मैंने, है ना। अब कोस थीटा, फिर आई के, फिर माइनस, फिर से डी लिखो, और फिर लिखो साइन थीटा। सेक से सेक गया, ए से ए गया, सेक से सेक गया, ए से ए गया, तो कुल मिला के मेरा जो डी बना वो कितना हो जाएगा के लेमडा के लेमडा यहाँ पे साइन, चलिए अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, पर ये समझना जरूरी इंटीग्रेट क्या होगा, तो थीटा होगा ना इंटीग्रेट। तो हम लोग कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमको आना है, तो थीटा टर्म्स में करना है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा टू, बट वो एंटी क्लॉकवाइज है, हम लोग नॉर्मली क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, तो थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज है, उसको क्लॉकवाइज में लाना है, तो माइनस थीटा टू यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिप कटी हुई है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट जो माइनस थीटा टू से लेंगे, क्योंकि उसको एंटी क्लॉकवाइज का एंगल है, और वो जा रहा है कहाँ तक, थीटा वन तक, मतलब इस पॉइंट तक, तो ये हो जाएगा थीटा वन, बस ये डी हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो के लेमडा अपॉन ए तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का ही होगा बस इंटीग्रेशन, तो कोस थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, बस सॉरी साइन थीटा हो जाएगा, तो कोस का होगा साइन, तो हमारे पास ये हो जाएगा के लेमडा और ए तो बार कोस थीटा का होता है साइन थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा टू से थीटा वन, फिर ये तो आई कैप में हो गया, माइनस फिर के लेमडा अपॉन ए बार आ जाएगा, फिर यहाँ साइन थीटा था, तो साइन का होता है माइनस का कोस थीटा, माइनस थीटा टू से थीटा वन, और ये हो जाएगा जी के। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो के लेमडा अपॉन ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
माइनस माइनस प्लस के लेमडा अपॉन ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, हो गया तुम्हारा काम बस। अब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है क्योंकि वो ऑड फंक्शन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे देखें तो के लेमडा अपॉन ए कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है। That's it. ये तुम्हारा आंसर है। अब इसमें अलग अलग केस हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान लो इसी में अगर केस नंबर 1 हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लेंथ, ये एप्लीकेशन आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगी। यहाँ तो क्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगी एप्लीकेशन। तो अगर मान लो कि इनफाइनाइट लेंथ का रोड है आपके पास में, तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत बड़ी। अरे मान लो ये पॉइंट है, अभी थीटा 1 इतना है, फिर पॉइंट यहाँ हो जाएगा, फिर थीटा 1 बढ़ेगा, फिर पॉइंट यहाँ हो जाएगा, थीटा 1, ऐसे पॉइंट बहुत सारे इनफाइनाइट लेंथ का है। तो क्या थीटा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, केवल पाई पाई तक जाएगा। ऐसे ही थीटा 2 बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और कहाँ तक बढ़ेगा ये, पाई बाई 2 तक। इसका मतलब ये है कि जब इनफाइनाइट लेंथ का होता है तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा 90 डिग्री पे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे वन वन करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2k लेमडा अपॉन ए। अभी ये एप्लीकेशन समझ लो, क्योंकि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगी वहाँ इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब केवल एक तरफ से इनफाइनाइट जा रहा है, दूसरी ओर से इनफाइनाइट नहीं जा रहा, ऐसा समझते हैं इसको ना। कहीं भी एक जगह इनफाइनाइट जा गई, दूसरी जगह पे इनफाइनाइट नहीं है। अरे समझता हूँ, समझाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या दूसरी वाली। दूसरी प्रॉब्लम ये बात बोल रही है, सेमी इनफाइनाइट रोड मतलब होता है यहाँ ये रोड का ए हिस्सा है, तो यहाँ पे पॉइंट है आपका, तो ये तो चलो ठीक है, ये बहुत दूर जा रहा है। बहुत दूर का मतलब ये होता है बेटा कि समझाते हैं, एक एंगल तो हो गया पाई बाई 2 बिकॉज बहुत दूर जाके मिलेगा, दूसरा एंगल जो है ना वो हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो सामने ही है ना। तो केस सेकंड ये है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, एक ही बात है, इंटेंसिटी भी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इसमें क्या हुआ, इस स्थिति में बताएं क्या हुआ, इस स्थिति में ये हुआ कि थीटा 1 का जो वैल्यू है ना वो तो हो गया 90 डिग्री, थीटा 2 जो हुआ वो 0 डिग्री, क्योंकि वो बहुत ऊपर है। हाँ दूसरा केस ये बनता है, जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट है यहाँ रखा हुआ है और नीचे की तरफ इन्फानेट है, तो फिर थीटा 1 जो है वो 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट पहले, अभी देखो थीटा 2 0 क्यों हुआ इस वाले केस में, थीटा 2 0 इसलिए हुआ क्योंकि वो पॉइंट पहले यहाँ पे था, तो थीटा 2 था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो धीरे धीरे थीटा 2 कम होता गया, फिर कम होता गया, कम होता गया, तो यहाँ पे आएगा तो फिर वो 0 0 हो गया बिल्कुल।
थीटा टू धीरे धीरे कम हो रहा है ना ऊपर जाते वक्त, और ए पॉइंट पे जीरो हो गया। तो इस स्थिति में यहाँ जीरो रखो, यहाँ वन वन रखो, तो एक एक करके रखो। तो थीटा टू अगर यहाँ पे जीरो है, ये यहाँ पे मान लो ये जीरो है, तो ये माइनस में जे केप में आ जाएगा। तो माइनस में जे केप में पहुंचने का तात्पर्य क्या हुआ इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो जीरो हो गया, एक वन हो गया, तो के लेमडा अपॉन ए, यहाँ पर तो एक तो रहेगा और एक वहां रहेगा आई केप और एक जे केप में। ऐसे ही आप दूसरा केस ले सकते हो कि अगर बिल्कुल ही एक्सिस पर है, एक्सिस का मतलब ये हुआ कि ए और बी यहाँ रखा हुआ है और पी पॉइंट यहाँ है, ये पहले वाला केस बन गया ना सेम। ठीक है, पहले वाला केस ये, बट उसमें लेमडा के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ। तो पहले वाले केस में लेमडा था नहीं, पहले वाले केस में केवल एल था और वो सब था, उसमें कोई ऐसा भी था। तो मैं अगर पहले वाला केस बना दूँ, थीटा वन थीटा टू जीरो कर दूँ, तो इस स्थिति में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। थीटा वन थीटा टू जीरो करने पे ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये 180 हो जाएगा ना। इस वाले केस में क्या हो जाएगा देखो, डिस्टेंस सेम रहेगी, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज डिस्टेंस सेम नहीं रहेगी, ये केस नहीं बनेगा। हाँ, दूसरा केस ये बन सकता है, केस नंबर 3। एक्चुअली इसमें क्या डिस्टेंस सेम होनी चाहिए ना दोनों पॉइंट से। हाँ, ये वाला केस नहीं बनेगा, केस ये बनेगा केस नंबर 3। थीटा वन बराबर थीटा टू बराबर थीटा, ये हो सकता है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलेगा 2k लेमडा अपॉन ए साइन थीटा आई के, दैट्स इट। समझ में आएगी बात। तो इस स्थिति से हम लोग निकल सकते हैं और इस तरह से केसेस बना सकते हैं। तो यहाँ तो खैर ये आपको सिखाया है मैंने कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो इसी केस में मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है, वो जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेंगे तब की तब बात है। फिलहाल तो ये मैंने आपको सिखाया है कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से स्ट्रिप काटते हैं और किस तरह से वेरी करवाते हैं। तो जो स्ट्रिप काटी है उसका वेरिएशन देखना होता है। तो यहाँ हमने थीटा की टर्म्स में देखा था, ये वेरिएशन एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको, हम बहुत सारे सवाल करेंगे वहाँ पे, चेंज चेक करेंगे क्या चीज़ वेरी करती है और उसको धीरे धीरे वेरी करवाएंगे। ठीक है ना। तो ये थीटा की टर्म्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब मैं थीटा की टर्म्स के अलावा मैं इस सवाल को कल डिस्टेंस की टर्म्स में भी करने वाला हूँ। तो कल ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस की टर्म्स में इस सवाल को कैसे डील करते हैं। ठीक है ना, थीटा की टर्म्स के अलावा अगर आपको थीटा एंगल नहीं पता, केवल आपको रॉड की डिस्टेंस पता है और ये पता है कि रॉड के मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितना दूरी पर है, आपको थीटा नहीं पता, तो इस सवाल को कैसे करेंगे और वो आपको कैसे याद रखना है, वो आपको याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट तो खैर याद रहे तो रहे, वरना कोई बात नहीं, बट वो रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो सवाल हम लोग कल करेंगे।